आपने आज पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जी, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी में सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो उसके अंदर सबसे पहले आउटलाइन अगर देखें तो हमारे पास हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ पढ़नी है वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि हमने इसके अंदर एवोल्यूशन को डिस्कस करना है। एवोल्यूशन किस तरह हुई, उसका प्रोसेस क्या है सारा। तो बेसिक वो जो इंट्रोडक्शन है एवोल्यूशन का, जिसके अंदर एक चेंजेस आके फर्दर एक नई स्पीशीज़ बन जाती है, इंशाल्लाह वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ नेक्स्ट एनिमल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इसके अंदर, किस तरह एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया, एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स की वो किस तरह एवोल्यूशन के साथ रिलेशनशिप है, यानी वो एक दूसरे के साथ किस तरह उनके रिलेशनशिप पे कैसे उनका आगाज़ हुआ था। नेक्स्ट हम एवोल्यूशन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इकोलॉजी का और एवोल्यूशन का या एनिमल्स का या प्लांट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद वर्ल्ड रिसोर्सेज के दुनिया के अंदर जो एक स्पीशीज़ या एक बायोडाइवर्सिटी उसके रिसोर्सेज और इंडेंजर्ड एनिमल्स बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि एनिमल्स इंडेंजर्ड मतलब है कि वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये क्यों होते जा रहे हैं, इसका सलूशन भी देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जब आप ये चैप्टर या ये लेक्चर सुनेंगे इस चैप्टर के, तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको ज़ूलॉजी के बारे में पता हो कि ज़ूलॉजी क्या होती है जी। बेसिकली वो स्टडी ऑफ एनिमल्स है। इसके बाद आप ये समझने के काबिल होंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुई, उसका प्रोसेस क्या है, जिसकी अहमियत क्या है, और वो कैसे एक फैमिली के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा और कैसे ये वैरायटी अराइज हुई थी, यानी कि फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। उसके बाद आप इकोलॉजी के बारे में समझने में यानी कि इस काबिल हो जाएंगे कि आप इकोलॉजी को समझ सकें, और ज़ूलॉजिस्ट यानी कि कोशिश करते हैं कि वो आपको हर रिलेशनशिप बताएं एनिमल्स और उसके जो ग्रुपिंग एनिमल्स हैं उनके दरमियान। उसके बाद आप इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझने के काबिल होंगे, और इसके साथ साथ इंसान का ये जो थ्रेटन्स स्पीशीज़ या एनिमल्स या पॉपुलेशंस हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, या किस तरह वो उनके लिए ख़तरे का बायस यानी कि किस तरह वो उनके लिए ख़तरे का सबब है, इंसान जो ह्यूमन बीइंग्स। ये सारा ये कंसेप्ट है इंशाल्लाह आप इस चैप्टर के अंदर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कि अगर एक ज़ूलॉजी का स्टूडेंट या एक एफएससी बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर वो स्पेशलाइजेशन चाहता है तो वो इन चंद ब्रांचेस के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकता है, अपनी एक यानी कि ग्रेजुएशन कह सकते हैं, एमफिल पीएचडी वो इन ब्रांचेस के अंदर फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है जी एनाटमी। एनाटमी के अंदर हम इंटायर ऑर्गेनिज्म का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं, उसकी डाइसेक्शन करके जब हम उसको स्टडी करते हैं तो जिस ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे वो एनाटमी कहलाती है। उसके बाद है जी साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का किस तरह उसके सेल का स्ट्रक्चर है और किस तरह वो सेल काम कर रहा है, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। डिफरेंट इंटरेक्शंस हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं विद इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, इसको हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कि किस तरह एक एग फर्टिलाइज होता है, किस तरह उसकी बर्थ या हैचिंग होती है। तो ये सारे जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफाई हम एनिमल करेंगे, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो, या आप कह सकते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। और इसी के साथ आगे हिस्टोलॉजी है, टिश्यूज़ का मुताला, कि टिश्यूज़ को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं और किस तरह टिश्यू काम करता है। उसके बाद है जी मोलेकुलर बायोलॉजी। इसके अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे हम ये बात डिस्कस करते हैं
कि किस तरह एक सेल है वो मॉलिक्यूल से मिल के बनना है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सारे मोलेकुलर बायोलॉजी में आते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स का जो रिलेशनशिप है विद लिविंग होस्ट, तो पैरासाइट तो वो होता है कि जो आए यानी कि खुराक ले और बदले में डिजीज़ काज करे, तो ये सारा हम पैरासाइटोलॉजी में देखेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शनिंग देखेंगे बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद है जी सिस्टमैटिक्स, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे बनानी है, फिर कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए थे, एवोल्यूशन किस तरह हुई थी एनिमल्स के दरमियान। तो ये सारी जो एक तरतीब है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, अब हम उसकी कैसे ग्रुपिंग बनाए, डिस्क्राइब उसको करना, उसको नेमिंग देना, ये सारा हम सिस्टमैटिक्स में देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी की है कि आप एक स्पेसिफिक, यानी कि जिस तरह अब आपने वहाँ पे तो आप डिफरेंट ब्रांचेस देख रहे थे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे किसी एनिमल के बारे में, किसी पूरे ग्रुप के बारे में, या कोई भी आप यानी कि उनके फर्दर जो सब ग्रुप्स हैं उनमें कोई एक एनिमल ले लें, उसके बारे में आप यहाँ पे स्टडी करने के काबिल होंगे। सबसे पहले एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स जो है ये सारे एनिमल्स हैं, तो जब आप सारे एनिमल्स में से सिर्फ इंसेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो आप कि जो यानी कि मेन आपकी जो ब्रांच या आपकी जो डिग्री होगी वह एंटोमोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो ब्रांच कहलाएगी इसको कहते हैं हेरपेटोलॉजी। हेरपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, खुश्की पे भी, और रेप्टाइल रेंगने वाले होते हैं जिसमें स्नेक वगैरह आ जाते हैं, और एम्फीबियन में फ्रॉग, ये एग्जांपल्स हैं। इख्तियोलॉजी में स्टडी ऑफ फिशेस, अगर आप सिर्फ फिशेस के बारे में जानना चाहते हैं, सिर्फ फिशेस के माहिर हैं तो आप इख्तियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और अगर आप मैमल्स यानी ह्यूमन बींग्स इवन अगर आप उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आप मैमोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑर्निथोलॉजिस्ट, और अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको ब्रांच को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और लास्ट पे है प्रोटोजोन, यानी अगर आप सिर्फ यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक प्रोटोजोलॉजिस्ट या प्रोटोजोलॉजी वो ब्रांच कहलाएगी जिसमें स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी में सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। तो ज़ूलॉजी क्या है जी, सबसे पहले इसका आपको पता है ये वर्ड जो ज़ूलॉजी है ये जून, एक ग्रीक वर्ड है जून और प्लस लोगी। जून का मतलब होता है एनिमल्स और लोगी स्टडी। तो एनिमल्स को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शनिंग को, सारे बॉडी स्ट्रक्चर को, पूरे ऑर्गेनिज्म जब आप एक एनिमल्स के लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो ज़ूलॉजी कहलाएगी। तो ज़ूलॉजी एक ब्रॉडेस्ट फील्ड है साइंस की, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एनिमल्स के दरमियान कॉम्प्लेक्सिटी बाकी ऑर्गेनिज्म की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनिमल्स ने फंक्शन परफॉर्म करनी होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई है और इनकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट पहले वाली जो क्लासिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ हैं बोनी फिशेस की, सिर्फ अगर हम बात करें बोनी फिशेस, उनकी स्पीशीज़ 20,000 तक डिस्कवर थी यानी डिस्क्राइब की थी साइंटिस्ट ने, लेकिन आजकल की जो तादाद है वो 28,000 तक चली गई, क्योंकि साइंस दिन ब दिन मॉडर्न होती जा रही और तरक्की कर रहे हैं। उसके साथ साथ बीटल्स जो इंसेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 300,000 यानी कि 3 लाख तक पहले डिस्क्राइब थे, अब उनकी तादाद जो है वो 4 लाख तक हो चुकी है। बीटल्स हैं क्या, इंसेक्ट्स हैं, और कोलिप्टेरा जो ऑर्डर है उससे बिलोंग करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड है इनका, बीटल्स का। उसके बाद इट इज़ नो वंडर दैट ज़ूलॉजिस्ट यूजुअली स्पेशलाइज इन वन और मोर ऑफ द सब डिसिप्लिन, यानी हमने जितने पीछे सब डिसिप्लिन पढ़े हैं, यानी हमने एनाटॉमी पढ़ी है, हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमने एंटोमोलॉजी पढ़ी, जो भी सब डिसिप्लिन पढ़े हैं, बायोलॉजिस्ट या एज अ ज़ूलॉजिस्ट आप उनमें से किसी एक के अंदर या एक से ज़्यादा के अंदर भी आप यानी कि स्पेशलाइज हो सकते हैं। उसके बाद जब हम स्टडी करते हैं पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की या फंक्शन की,
इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वन और मोर एनिमल ग्रुप्स, यानी कि जब दे में स्टडी आपके पास जो कोई भी माहिर है उस फील्ड के अंदर, चाहे वो एनाटॉमी के अंदर है, चाहे वो फिजियोलॉजी के अंदर, तो वो किसी भी एनिमल के ग्रुप की फंक्शन को स्टडी करेगा, स्ट्रक्चर को, और उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब को वो स्टडी करेगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया टेबल 1 और टेबल 1.2, क्योंकि ये वही स्पेशलाइजेशन है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। इख्तियोलॉजी यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो स्टडी ऑफ फिशेज़ है या फिशेज़ को स्टडी करने वाले वो इख्तियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इख्तियोलॉजिस्ट वर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, इख्तियोलॉजिस्ट हमेशा काम करता है कि वो समझ जाए स्ट्रक्चर ऑफ फिशेज़, फंक्शन ऑफ फिशेज़, इकोलॉजी यानी उनका इन्वायरमेंट के साथ, जो उनका इन्वायरमेंट इक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और एवोल्यूशन के वो किस तरह इवाल्व हुए थे, सबसे पहली फ़िश कौन सी थी, उसके एंसेस्टर कौन से, यानी उसके अबाव अजदाद कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इख्तियोलॉजी स्टडी करेगा। These studies have uncovered an amazing diversity of fishes। ये जो स्टडी है ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कवर्ड है, बल्कि अनकवर्ड है और अमेजिंग। यहाँ से हमें काफ़ी सारी फिशेस की जो वैरायटी है वो मिल जाती है, अमेजिंग टाइप्स की। उसके बाद यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे सिक्लिड्स, एक फ़िश होती है उसका ग्रुप। तो सबसे पहले आपको सिक्लिड्स के बारे में पता, मैं लास्ट पे इसकी वीडियो के लास्ट पे इसकी एक वीडियो भी लगा दूंगा कि इसे होते किस तरह के सिक्लिड्स फिशेस। तो ये फैमिली ऑफ बोनी फिशेस है और लार्ज फैमिली, आलमोस्ट इसकी 2000 से 3000 तक स्पीशीज हो सकती हैं, और इनको अफ्रीका सिक्लिड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये आलमोस्ट ज़्यादातर जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। अमेरिका के अंदर भी इसकी होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, इंडिया और बाकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर कम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें 2000 या 3000 में से 1000 जो स्पीशीज़ है वो सिर्फ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। तो ये बहुत ही प्यारी और काफ़ी कलरफुल हमारे पास ये सिक्लिड्स फिशेज़ होती हैं। तो अगर आप बात करें कि ये अफ्रीका के अंदर कहाँ पाई जाती हैं, तो अफ्रीका के अंदर इनके जो लेक्स हैं, मलावी लेक है, उसके बाद हमारे पास जो विक्टोरिया लेक है और टंगनीका जो लेक है, ये 3 बेसिक लेक्स हैं जहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये वाली जो फिशेज़ हैं ये किस कलर में हो सकती है, तो ये गोल्डन भी हो सकती हैं, ये ब्लैक भी हो सकती हैं, ये ब्लू भी हो सकती हैं, ये रेड, और इवन के ब्राइट, और आप कह सकते हैं कि डल रेड भी हो सकती हैं, सिल्वर भी हो सकती हैं। काफ़ी सारे कलर इनके अंदर वैरायटी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके अंदर डोमिनेंट कौन सी होती हैं और रिसेसिव, तो डोमिनेंट जो है मेल होते हैं वो अपना कलर ब्लू ब्राइट कर देते हैं, जिनका कलर ब्राइट हो थोड़ा सा वो डोमिनेंसी को शो करता है। उसके बाद ब्रीडिंग की बात करें तो ये सबसे पहले जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज करवा के फीमेल उनको ले करके अपने मुंह के अंदर डाल लेती हैं। जब ये रख लेती हैं एग्स को अपने मुंह के अंदर, फिर जब बच्चों की ब्रीडिंग होती है तो वो भी मुंह के अंदर ही होती है। ये फिर प्रीडेटर से बचाने के लिए इनको ना अपने मुंह के अंदर ही रखती हैं, और इनका मुंह उस वक्त ऐसे लगता है जैसे एक बंदा पान खा रहा हो, क्योंकि उसका मुंह भी थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और इस तरह इनका भी मुंह थोड़ा सा ना स्वेल होता है, उभरा हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा किस तरह ये मुंह के अंदर बच्चे यानी कि रखते हैं और किस तरह ये बाहर निकालती है। तो फिर जब बच्चे थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं फिर उनको अपने माउथ से बाहर निकाल के इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो इसकी एक कॉमन यानी कि तिलापिया स्पीशी है, ग्रेस आवर डिनर प्लेट्स एंड अ होस्ट फिश दैट मेंटेन इन फ्रेश वाटर एक्वेरिया, यानी कि इसने मेंटेन किया हुआ है फ्रेश वाटर एक्वेरिया को, कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर ये फ़िश बहुत ज़्यादा पाई जाती है तिलापिया, और रेंज की बात करें तो 2.5 से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है, और इनॉर्मस वैरायटी ऑफ कलर ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके अंदर कलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह आपके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ये सिक्लिड्स पाई जाती हैं। और लास्ट पे जो थर्ड डायग्राम है नीचे वो ये है कि ये मुंह के अंदर किस तरह एग्स या बच्चों को रख लेती हैं। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न
फिर वही बात आ गई कि ये काफ़ी सारे कलर पैटर्न में हो सकते हैं। हैबिटेट्स ज़ाहिर सी बात एक्वेटिक होगा और बॉडी फॉर्म्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। इक्थोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिटेट इन सिक्लिड्स। इन्होंने काफ़ी वैरायटी बताई सिक्लिड्स की फीडिंग हैबिटेट के हवाले से। ये कुछ होती हैं जो सारा दिन खाती रहती हैं और इनका खाना क्या है जी, ये वेजिटेरियन भी हो सकती है, नॉन वेजिटेरियन भी, यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स को खाएंगी या अलगी को या दूसरी फिशेज या कीड़े मकोड़े यानी कि क्रस्टेशियंस वगैरह को भी खा सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें algae scrapers like Retmodus that nip algae with chisel-like teeth, insect pickers like Tangnigodus and scale eater like Perisodus, यानी कि ये उनके नाम बताए गए स्पीशीज़ के Retmodus algae को खाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें Tangnigodus, ये जो है ये हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह को खाने वाले हैं। इस तरह दूसरी फिशेज़ के जो स्केल खाने वाले हैं उस स्पीशीज़ का नाम है पेरिसोडस। तो ये आपने नाम इस लिहाज से याद रखने और इनके क्या क्या खा रहे हैं फीडिंग वो भी याद रखनी। उसके बाद इनके पास पेयर ऑफ जाज होते हैं, 2 पेयर ऑफ जाज होते हैं। माउथ जाज आर यूज्ड फॉर स्प्रैकिंग और निपिंग। निपिंग मतलब ये कि फूड को पकड़ना, उसको तोड़ना। ये खुराक को तोड़ के खाते हैं डायरेक्टली, यानी कि स्क्रैप करके, जिस तरह युगलीन हमारे पास स्नेल खाते उस तरह। थ्रॉड जाज आर यूज फॉर क्रशिंग। फिर थ्रॉड के अंदर जाज जो है वो यूज़ होते हैं क्रशिंग के लिए या मैग्रेटिंग फूड बिफोर इट्स स्वेलो, कि उसको छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। मैनी सिक्लिड्स माउथ ब्रूड दे आर यंग। फिर वही बात आ गई कि ये अपने माउथ से ब्रीडिंग करते हैं। फीमेल टेक्स एग इन टू हर माउथ आफ्टर द एग्स आर स्पॉन, यानी जब एग्स ले कर दिए जाते हैं, स्पॉन का मतलब जब फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं तो फीमेल उनको अपने माउथ के अंदर रख लेती है। She then inhales sperm released by the male and fertilization and development takes place within the female mouth। फिर माउथ के अंदर ही डेवलपमेंट, यानी कि ये भी हो सकता है कि माउथ के अंदर ही डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट हो। Even after the eggs hatch, young are taken back into the mouth of the female if danger threatens। Hundreds of variations in color patterns, body form and behavior in fish family of fishes illustrate the remarkable diversity प्रेजेंट इन वन डाइवर्सिटी स्मॉल ब्रांच ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी इनके अंदर पाई जाती है। कलर के हवाले से, बॉडी के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, कुछ एग्रेसिव शो करते हैं, कुछ रिसेसिव रहते हैं। और बाकी वहाँ पे बताया गया ऊपर वाली जो लाइन है कि इवन आफ्टर द एग्स हैच, कि जब ये एग्स हैच भी कर लें फिर भी अपने बच्चों को माउथ के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि डेंजर से बचाने के लिए ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। Zoologists are working around the world to understand and preserve the enormous diversity। अब zoologists जो है वो काम कर रहे हैं कि वो इसकी डाइवर्सिटी को और जो इसकी तादाद है या नंबरिंग है या स्पीशीज़ उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो इंसानी आबादी, इंसानी पॉपुलेशन है वो एनिमल्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। तो आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।